भट्टी साहब, बड़ा कॉन्फिडेंस है खान साहब की बातों में। वो बड़े वसूख से बात कर रहे हैं कि 2 महीने का वक्त है, मेरे पास तो बड़ा वक्त है। ये इस बात को अगर हम जोड़ें 2-3 हफ्ते पहले जो चहमगोइयाँ हो रही थी वो ख्वाजा आसिफ भी कर रहे थे और वो राना सनाउल्लाह भी कर रहे थे। वो अक्टूबर नवंबर से खौफ खा रहे थे, उन्हें खौफ था कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो मामलात बदल जाएंगे, इक़्तिदार इमरान खान के पास चला जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इमरान खान जेल से बाहर आने का मतलब है कि हम सब अंदर चले जाएं। तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? अच्छा, अब आपके सवालों के ये जो आपने इंट्रो दिया, क्या खूबसूरत इंट्रो दिया, यानी आपने मुझसे सीखना शुरू कर ही दिया आखिर। तो एक तो इसके 2 आपके जो सारे को सम अप करूं तो 2 सवाल बनते हैं, एक खौफ, दूसरा कॉन्फिडेंस। खौफ क्यों है और कॉन्फिडेंस क्यों है? खौफ की वजह आपको पता ही है, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, और यानी पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, कुछ भी नहीं इनके पास। और यानी आप देखें कि ना मैंडेट है, ना अवामी मदद है, ना इखलाकी बर्तरी है, एक 1 पेज है सिर्फ, जो 1 पेज है, और परफॉर्मेंस भी कोई नहीं, गवर्नेंस भी कोई नहीं, और इत्तेहादियों में आपस में इत्तेहाद भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप हैं जो, चूँकि ये हम इस वक्त वो फार्चून हंटर्स, मौका परस्तों और वारदातियों में घिरे हुए हैं, इसलिए ये चूँकि मौका परस्त हैं तो इसलिए ये अलहदा नहीं हो रहा है, सारों की बका इकट्ठे होने में है। वजह यह कि इनके सामने इमरान खान है और इनको पता है अकेले अकेले इन सारों को उसने फारिग कर दिया था, तो अकेले अकेलों को क्या करेगा। तो लिहाजा एक सिर्फ प्लस पॉइंट है, उधर, और वो है उधर 1 पेज का कॉन्फिडेंस है, पेज पे कितना मुल्क चलता है। अडयाला में 8 फरवरी का कॉन्फिडेंस है। इस तरह आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? नहीं, मैं इस तरह नहीं कर रहा। मैं इस तरह कर रहा हूं कि ये 16 महीने की बदतरीन परफॉर्मेंस, पाकिस्तान तारीख की बदतरीन PDM 1 परफॉर्मेंस, निगरान पाकिस्तान की मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन और मुतनाज़ तरीन फ़ैसलों के बावजूद और बहुत जबर और घुटन के माहौल में के होने के बावजूद जो 8 फरवरी 2024 का आया, वो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके अलावा कॉन्फिडेंस की एक दूसरा क्या है, जो केसेस बनाए गए, वो केसेस एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। तीसरा कॉन्फिडेंस क्या है कि हर गुजरते दिन के साथ बैरूनी दुनिया और अंदरूनी दुनिया में इमरान खान के हवाले से चीज़ें बदलती जा रही हैं और इनके हवाले से चीज़ें बिखरती जा रही हैं। चौथी कॉन्फिडेंस क्या है कि IMF देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, सऊदी अरब देख लें, UAE देख लें, चीन देख लें, सारे दोस्त और सारे जो पैसे देने वाले इदारे हैं, सब कह रहे हैं कि नफरत तकसीम ख़त्म करें, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करें, और सब कह रहे हैं, तकरीबन 90% कह चुके हैं कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, कमज़ोर मैंडेट है, ये फैसला नहीं कर सकती। 5वां कॉन्फिडेंस क्या है? 5वां कॉन्फिडेंस ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त वही कुछ हैं जो उन्होंने बड़ी मेहनत से उमर अता बंदियाल साहब को बनाया था, यानी मिनॉरिटी में हैं और उनका वो जाने वाले हैं। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर और बाकी वो उनका शुरू होने वाला है, और अदलिया एक तरफ खड़ी है, और अदलिया चीज़ों को किस तरह देख रही है ये मुझे और आपको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। 6वां कॉन्फिडेंस ये है कि मुल्क नहीं चल रहा, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं हो रही। 7वां कॉन्फिडेंस ये है कि लोग तंग हैं इनसे, तमाम तर इनके वो जाली ड्रामे, टोपी ड्रामे, वो सारी फिल्में खत्म हो गई। आपने लगता है 8वां कॉन्फिडेंस ये है कि इमरान खान साहब, आपने तकरीर सुनी, उसी सेम पेज की बात उन्होंने कल की जो माजी में इमरान खान साहब किया करते थे। उन्होंने तो कल कहा कि जितना ताउन आज सियासी हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान है, शायद ये ताउन मैंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। और आपको पता है ना कि जब इमरान खान साहब के दौर में ये कहते थे, बाद में भी बल्कि उन्होंने मई में ये कही थी बात 2022 में, कि जितनी सपोर्ट इमरान खान को थी इस्टेब्लिशमेंट की, जितना ताउन था उसका 30% भी हमें मिला होता तो आज मुल्क जो है ना वो पता नहीं कहाँ चला गया होता। तो बात यह है कि इस सेम पेज का इतना कॉन्फिडेंस है कि वो तो मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पे ले जाएंगे।
अब इमरान खान भी ऐसा जालिम आदमी है कि इनको वो भगा ज़्यादा रहा है, डरा ज़्यादा रहा है। अब उसने देखो परसों कह दिया कि हेलीकॉप्टर सारे ग्राउंड कर दिए जाएं और इनके नाम ECL में डालें, कहीं ये भाग ना जाएं हसीना वाजिद की तरह। अब ये तरा निकले हुए और सारा कुछ हुआ है। अब आज ये शहबाज शरीफ साहब पर मैं कल भी इस हक में था कि 1 पेज होना चाहिए, आज भी इस हक में हूँ कि 1 पेज होना चाहिए। 1 पेज में कोई बुराई नहीं। और मुझे पता है कल भी फौज ने जो कुछ किया इमरान खान के दौर पे, खैर मुझे आप भी बेहतर जानती हैं क्या कुछ इमरान खान साहब हमें खुद बताते थे कि फ़ौज उनके लिए क्या कुछ कर रही है, रस्ते के कांटे चुन रही है, पैसे मांग रही है, मुल्कों से ताल्लुकात ठीक कर रही है, अंदर इवन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक वो जो था वो हेल्प हो रही थी। आज भी जन आसम मुनीर जो है और फ़ौज जो है ये बाहर से मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे करना, कोई सरमायाकारी देखें, ज़राअत देखें और बाकी इन्वेस्टमेंट देखें या जो भी एफर्ट है वो वही कर रहे हैं। इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। इन्होंने अपनी अपनी सीटों पे बैठ के अपने अपने गुनाह बख्शवाए, करप्शन बख्शवाई, अब साइड पे बैठ गए। अब रोला क्या है जो आखिरी बात में करने लगा, रोला ये है कि इनको पता है केसेस जो भी केस ये इनका थोड़ा सा भी बात चलता ना इस हुकूमत का, तो अगर अदलिया सामने इनको नजर ना आती तो अब तक इन्होंने इमरान खान पर संगीन मुकदमा कोई बना देना था या और अब तक तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगा देनी थी। वजह यह है कि अब इनको पता है कि कोई संगीन गद्दारी का आर्टिकल 6 या कोई क्यों नहीं चल सकते, चलने चाहिए। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान के दौर में चल सकते थे तो आपके दौर में क्यों नहीं चल सकते। तो उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर फौजी ट्रायल हुआ तो सजा होगी। नहीं मैं बिल्कुल ठीक है, मैं इसके बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है, बिल्कुल ठीक है, चलाएं, ज़रूर चलाएं, लेकिन उसके बाद उन फौजी अदालतों से सजा दिलवाएंगे तो फिर वो हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। प्रॉब्लम ये है कि आप हमजा कैंप का फैसला पढ़ लें जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आप लाहौर हाई कोर्ट में 12 मुकदमों वाले इमरान खान का हेयरिंग सुन लें, दोबारा उनके रिमार्क्स या उसका फैसला पढ़ लें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के 4 फैसले पढ़ लें इस 9 मई पे, आप सेशन कोर्ट्स के 7 फैसले पढ़ लें 9 मई पे। प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत जो है जितनी बातें करती है अपने लोगों के थ्रू टीवी चैनलों पर और अखबारों में दरिया बहा देती है दलाइल का, अदालतों में कुछ नहीं दे पा रहे। अब ये है कि इधर से चलो आप ट्रायल कर लेंगे, सजा दे देंगे, तो फिर ऊपर आके क्या देंगे। 3 मैं हैरान रह गया, 3 मोहलतें दी, यानी वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, और इमरान खान का पहला बाकायदा मुकदमा था। 12 मुकदमे, पहली बाकायदा गिरफ्तारी थी 9 मई में, पहला वो सच झूठ जानने वाली मशीन तक आ गई थी और पहली बाकायदा तफ्तीश थी और पहला बाकायदा ट्रायल था। और उसमें वो क्या पढ़ के सुना रहे थे, ट्वीट्स और इमरान खान की तकरीर। और जज साहब ने कहा बस करें यार, इससे ज्यादा धमकियां तो हमें मिल रही हैं, आप बताएं कोई लीड किया है उसने, कोई उसने पत्थर मारा, कोई उसने कहा जला दो, गिरा दो, कहां कोई बताओ तो सही, कोई नहीं दे सके। इशू ये है कि यही डर है इनको कि इधर से ये चीजें खत्म होती जाएंगी और उधर से इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा और साडा भट्टा गोल हो जाएगा। यही वजह है कि आज बिलावल साहब के चेहरे पे भी फ्रस्ट्रेशन थी। हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, आप समझते हैं कि इसको पाकिस्तान के हालात से जोड़ना दुरुस्त है? और दूसरा जो जमात इस्लामी के साथ अब मुज़ाकरात इन्होंने कर लिए हैं और जमात इस्लामी भी मान गई, ऑल्दो जो मुतालिबात हैं वो एकदम तो माने नहीं जाएंगे। ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका इतना खौफ था, चढ़ गया था हुकूमत को कि कहीं पाकिस्तान में ये ना हो जाए, तो बस मना लिया उन्होंने जमात इस्लामी को। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे बदतर हालात हैं यहाँ। बांग्लादेश के आप हसीना वाजिद के 15 सालों को ना उसमें शामिल करें, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें हैं वो सेम टू सेम है। अब ये खौफज़दा इतने हैं कि मुस्लिम लीगियों को मैं सुन रहा था कि बांग्लादेश से मवाजना करना गद्दारी है। वो कोई खौफ खुदा करो, गद्दारी तुमने रेवड़ियाँ समझ ली हैं कि किराने से जाके रेवड़ियाँ ले ली या वो सब्ज़ी के साथ धनिया ले लेते हो। गद्दारी कोई छोटा लफ्ज़ है? खुदा का खौफ करो। मुल्क में आप इस मुल्क के मामे चाचे बन गए हो। क्या है जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कंपनी और आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी ने नहीं किया जो हसीना वाजिद ने किया हो? जाली मैंडेट वहां भी था, यहां भी है।
वहां भी काफिर और गद्दार और मुल्क दुश्मन सियासी मुखालफिन को बना रहे थे, यहां भी बना रहे हैं। वहां भी जेलें और झूठे मुकदमे थे, यहां भी झूठे मुकदमे। वहां भी वोट की इज्जत को वोट की जिल्लत में बदला जा रहा था, यहां भी बदला जा रहा है। वहां भी आजादी इज़हार राय को घूंटा जा रहा था, यहां भी घूंटा जा रहा है। वहां भी सच नहीं को बोल सकता था, यहां भी नहीं बोल रहा। वहां भी आप उसकी अवाम की राय का एहतराम नहीं हो रहा था, यहां भी हो रहा है। वहां भी फाशिज्म था, यहां भी फाशिज्म है। जिस तरह वहां भी सिविलियन डिक्टेट, जिस तरह वहां आवाम निकली, वहां वो सब कुछ यहां नहीं हुआ। ये फर्क तो है। नहीं 15 साल थे वो, 15 साल थे, 15-17 साल थे। उसके पीछे बड़ी चीजें थी, उसके पीछे बड़ा वो एक तारीखी वो हिस्ट्री, वो रजाकार और वो मेरे अब्बे दे नाल जेड़ा लड़िया, वो मुहब्बे वतन है जेड़ा नहीं लड़िया, और दूसरा वो एक डिफरेंस है। और वो उसमें काफी चीजें हैं, लेकिन हालात बिल्कुल बंद। और जो दुख, और मैं कहता हूं कि राजा पक्ष से जब भागा ना श्रीलंका का, तो बेगम, 2 सिक्योरिटी गार्ड और बेगम के जेवरात छोड़ के श्रीलंका को भागना पड़ा। अशरफ गनी के टेबल पे कहवा बना पड़ा था और शेरवानी भी नहीं पहनी और उसको भागना पड़ा। नरेंद्र मोदी इंडिया को 5वीं बड़ी मईशत बनाकर भी 2/3 अक्सरियत नहीं ले सका। वजह ये जो ये कर रहे हैं, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप। और ये जो हसीना वाजिद गई है और जो कद्दू का हलवा लोगों ने खाया, उसका जो उसने सुबह अपने लिए बड़ी मर्जी से पकाया था, और जो साड़ियाँ के घसीट के कोई ले जा रहा था, वजह कि आप जब बर वक्त फैसले नहीं करते। और लेकिन जो मुझे ज्यादा तकलीफ है वो ये है कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को खड़ा किया था। वहां 2.5 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला था। 64 अरब उसका एक्सपोर्ट था। उसने एजुकेशन पे तवज्जो दी थी, तालीम पे तवज्जो दी थी। उसका कोई मुझे इंडस्ट्री का कोई बताएं जो यूनिट बांग्लादेश में ना लगा हो। तो उसने मईशत के लिए उसने बेहतर किया था, आबादी को कंट्रोल किया था। उनका टका हमसे मजबूत था। इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, ये तो फारग लोग हैं। बातें ये जबानें इनको नहीं लगी हुई, जबानों को ये लगे हुए हैं, धड़ा धड़ बोलते, सवेरे जहर उगलना शुरू होते हैं, रात तक उगलते, ना काम ना कार, बस।